सेक्शन 14 देख लीजिए आप। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, जबकि ऐसे मन की या शरीर की शारीरिक संवेदना की ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक तथ्य है। मतलब ये कह रहा है कि फैक्ट शोइंग एक्सटेंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग। Facts showing the extent of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, reckless, ill will or good will towards any particular person, showing the extent of any state of body or bodily feeling are relevant when the extent of any such state of mind, body or bodily feeling is issue or relevant। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन कहता है जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि मन की किसी सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे दर्शित होता है चाहिए कि मन की दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। मतलब किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में ही मन की दशा को यह दर्शित करता है। किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ में उस अभियुक्त तरह किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति का पूर्ण दोषित तथ्य सुसंगत होती है। दूसरी बात ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का ट्रायल हो रहा है और ये पता चलता है ट्रायल में कि ये पहले भी ऐसा अपराध कर चुका है, तो उसका जो प्रीवियस कंडक्ट है वो इस अपराध में भी, जैसे क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, तो जब जमानत बेल के लिए आर्गूमेंट किया जाता है तो कहा जाता है कि माइलॉर्ड पूछते हैं कि क्या इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो बताते हैं कि हाँ इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो वो क्रिमिनल हिस्ट्री यहाँ पे सुसंगत होती है। जैसे कि ए चुराया हुआ माल जानते हुए कि चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। तो कैसे ये दर्शित होता है कि जो संगत माना जाता है कि उसके कब्जे में जो चीज़ पाई गई चुराई हुई वो पहले से रखने का आदी हो चुका है। जैसे कि ए पर बी की ख्याति की अपहानि करने के आशय से लांछना लगाने की मानहानि करने का अभियोग है बी पर। यह तथ्य कि बी के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए हैं जिनमें ख के प्रति ए वैमनस दर्शित होता है, इसका संगत है कि प्रश्न का विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति अपहानि करने का क का आशय साबित होता है। तो आशय क्या होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और आता है, ए पर बी को मार डालने के आशय से उस पर असन मतलब उस पर हमला करने का अभियोग है। ए का आशय दर्शित करने के लिए साबित कर सकेगा कि ए ने पहले भी उसको कई बार मारने का प्रयास कर लिया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व माना जाता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। अतः जब किसी व्यक्ति की आपराधिक दुराशय को साबित किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 14 की भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 14 की मदद लेनी चाहिए। तो भारतीय दंड संहिता के और साक्ष्यविद दोनों में कोरिलेटेड है। अतः मन की दशा को साबित करने से ऐसा प्रत्येक संगत होगा जिससे इस दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। धारा 14 में मन की दशा निम्नलिखित प्रकार की दशाओं से संगत होती है: आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदना इत्यादि इत्यादि। ये रहा आपका सेक्शन 14। सेक्शन 15 क्या है? 15 कार्य आकस्मिक या साशय था, मतलब कार्य आकस्मिक था, जल्दबाजी में किया गया था, इंटेंशनली किया गया था, इस बस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य का सुसंगत होंगे। जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक था या साशय किया गया था, जानबूझ से किया था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति सुसंगत था, सुसंगत जुड़ा है, सुसंगत है। ए पर यह अभियोग है कि ए अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसे जला दिया। ठीक है, सिंपल सा अभियोग है कि ए ने बीमा पाने के लिए अपने घर को जला दिया। यह तथ्य कि ए कई गृहों में से एक के पश्चात एक दूसरे में रहा और सभी को बीमा के लालच में जलाता रहा, तो क्या है? ये सोचा समझा कार्य है। क्यों? बीमा प्राप्त करने के लिए, तो इस तरह वो जला रहा है, तो ये उसका कार्य है, ये सुसंगत माना जाएगा। धारा 15 उस सामान्य नियम को जो धारा 14 में दिया गया उसका उदाहरण मात्र है।
साक्ष्यविद की धारा 15 में दिया गया नियम इस सिद्धांत पर आधारित है। यदि प्रश्नगत कार्य एक सी घटनाओं की आवली का भाग बनता है, ट्रांजैक्शन का भाग बनता है, तो इस तथ्य से यह अवधारणा की जा सकती है कि सारे कार्य एक आशय से किए गए थे, वे आकस्मिक या निर्दोष नहीं थे। धारा 15 में दो प्रकार के मामलों में प्रयुक्त होती है। पहला, जबकि प्रश्न यह हो किसी व्यक्ति का पर आरोपित कृत्य आकस्मिक है या शासय है, उस कृत्य के आकस्मिक होने का बचाव लिया गया हो। वो ये कहता हो कि मैंने कार्य आकस्मिक किया हो, लेकिन साक्ष्य से मालूम चलता है कि उसका कार्य सोची समझी साजिश थी। दूसरा धारा, जब किसी प्रश्न यह हो कि क्या किसी कार्य को किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। धारा 14 की तरह धारा 15 में भी कोई अपराध किया गया अथवा नहीं किया साक्ष्य नहीं है, अपितु कोई आपराधिक, मतलब धारा 14 धारा 15 में अपराध की बात नहीं है, बल्कि कोई कार्य किस इंटेंशन से, किस ज्ञान से आकस्मिक था या नहीं था की बातों को सिद्ध किया जा सकता है। साक्ष्य विधि अपराधी को नहीं सिद्ध करती, ये खाली अपराध को उस तरीके से सिद्ध करती है कि कोर्ट दोनों पक्षों को सुनते हुए जान सके कि असल में अपराधी कौन है। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। अब बचा आपका सेक्शन 17 से मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। सेक्शन 16 भी देख लीजिए, सेक्शन 16 भी आप देख लीजिए। कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब होगा। जबकि प्रश्न यह होगा क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य संभवतः सुसंगत होगा। सब में रेलिवेंसी की बात की गई है कि वह आकस्मिक था या नहीं था। ये रहा आपका सेक्शन 12, 13, 14, 15 और 16। मैं कल आप लोगों को 17 से आगे पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर